नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी चीज पर है जो हम सब की जिंदगी में कहीं ना कहीं मौजूद है, अंग्रेजी भाषा। लेकिन हम इसके व्याकरण या शब्दों पर बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे इसकी ताकत पर। हाँ। ये कैसे हुआ कि इंग्लैंड के एक छोटे से द्वीप से निकली ये भाषा आज पूरी दुनिया की लिंगुआ फ्रांका बन गई। मतलब सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी पूरी कहानी बताते हैं, उपनिवेशवाद के जोर से लेकर इंटरनेट की रफ्तार तक। तो आज का मिशन है इस सफर को समझना और शायद इस सवाल का जवाब खोजना कि अंग्रेजी का ये दबदबा दुनिया के लिए एक अवसर है या एक अभिशाप। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि आखिर अंग्रेजी ही क्यों? मतलब क्या इस भाषा में कोई ऐसी खास बात थी जो इसे दूसरों से बेहतर बनाती थी, या कहानी कुछ और है? देखिए, कहानी बिल्कुल कुछ और है और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो यही है कि अंग्रेजी में ऐसी कोई अंतर्निहित, कोई इनहेरेंट श्रेष्ठता नहीं थी। अच्छा। हाँ, मतलब ये लैटिन या संस्कृत की तरह व्याकरण के हिसाब से बहुत परिष्कृत भी नहीं थी। तो इसकी जो ताकत है वो भाषा से नहीं आई। तो फिर कहाँ से आई? वो आई भाषा बोलने वालों की ताकत से। इसे ऐसे समझिए कि अंग्रेजी एक ऐसी गाड़ी पर सवार हो गई जिसका इंजन बहुत शक्तिशाली था। और वो इंजन था ब्रिटिश साम्राज्य। बिल्कुल, ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार ने से दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। फिर आई औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में हुई, तो विज्ञान और तकनीक की भाषा अपने आप अंग्रेजी बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी व्यापारिक ताकतों ने इसे कॉमर्स की भाषा बना दिया। और फिर 20वीं सदी में जब अमेरिका एक सुपर पावर बनकर उभरा, तो उसने हॉलीवुड, संगीत और फिर इंटरनेट के जरिए इस भाषा को हर जगह पहुंचा दिया। तो ये एक तरह का चक्र बन गया। सही कहा। शक्ति ने लोकप्रियता को जन्म दिया और फिर उस लोकप्रियता ने शक्ति को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। मतलब ये कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं थी, ये एक रणनीतिक विस्तार था। बिल्कुल। अगर हम औपनिवेशिक दौर को ही देखें, जब ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था, तो क्या अंग्रेजी को सिर्फ प्रशासन के लिए लागू किया गया था या इसके पीछे कोई गहरा मकसद भी था? इसका मकसद बहुत गहरा था। ये सिर्फ काम चलाने की भाषा नहीं थी। इसे बहुत योजनाबद्ध तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से समाज की जड़ों में उतारा गया। जैसे कि प्रशासन में, कानून में और सबसे बढ़कर शिक्षा में। लेकिन इसका सबसे सटीक उदाहरण जो मिलता है वो है थॉमस मैकॉले के 1835 के मशहूर मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन से। हाँ, मैकॉले, मैंने इसके बारे में सुना है। उनका इरादा क्या था? उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। वो एक ऐसा भारतीय वर्ग बनाना चाहते थे जो, और ये उनके ही शब्द हैं, रक्त और रंग में भारतीय हो लेकिन रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। बाप रे। उनका तो ये भी मानना था कि यूरोपीय साहित्य की एक शेल्फ, सिर्फ एक शेल्फ, पूरे भारत और अरब के साहित्य से ज्यादा कीमती है। ये तो सिर्फ भाषा सिखाना नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह की क्या कहें, कल्चरल प्रोग्रामिंग थी। तो क्या आज भी जब हम देखते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना एक स्टेटस सिंबल है या अंग्रेजी बोलने वाले को ज्यादा पढ़ा लिखा समझा जाता है, तो क्या ये उसी मैकॉले के सोच का असर है? ये उसी की एक बहुत गहरी और स्थायी विरासत है, एक लेगेसी है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं रही, ये तरक्की का, आधुनिकता का और एक इलीट क्लास का प्रतीक बन गई। औपनिवेशिक शासकों और स्थानीय आबादी के बीच एक पुल बनाने के लिए ये क्लास तैयार की गई, जिसे अंग्रेजी जानने की वजह से बेहतर नौकरी और अवसर मिलते थे। और वो नींव आज भी बहुत मजबूत है। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जब 1947 में भारत जैसे देश आजाद हुए, तो उन्होंने इस भाषा को छोड़ा क्यों नहीं? ये तो गुलामी की भाषा थी, औपनिवेशिक ताकत का प्रतीक। इसे तो सबसे पहले खत्म कर देना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और इसका जवाब छिपा है व्यावहारिकता में, मतलब प्रैग्मैटिज्म में। प्रैग्मैटिज्म। हाँ, आजादी के बाद इन देशों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब भारत का ही उदाहरण लें, यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं। सही बात है। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाता तो दक्षिण के राज्य विरोध करते, अगर तमिल को बनाते तो उत्तर वाले। ऐसे में अंग्रेजी, जो किसी भी भारतीय गुट की अपनी भाषा नहीं थी, वो एक तटस्थ संपर्क भाषा, एक न्यूट्रल लिंक लैंग्वेज के तौर पर काम कर गई। लेकिन एक मिनट, क्या ये तटस्थता एक भ्रम नहीं थी? क्या इसने बस एक नई तरह की समस्या पैदा नहीं कर दी, जहां सत्ता
हिंदी या तमिल बोलने वालों के बजाय उसी अंग्रेजी बोलने वाले एलीट क्लास के हाथ में चली गई जिसे अंग्रेजों ने तैयार किया था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इस तटस्थता की एक कीमत थी। इसने सत्ता के जो पुराने समीकरण थे उन्हें बनाए रखा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ व्यावहारिक कारण थे। उस वक्त उच्च शिक्षा, विज्ञान और तकनीक की सारी किताबें, सारे रिसर्च पेपर सब अंग्रेजी में थे। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति की भाषा भी यही थी। इसे छोड़ने का मतलब होता खुद को दुनिया से काट लेना। तो एक तरह से मजबूरी थी। बिल्कुल। इसीलिए भारत, नाइजीरिया, सिंगापुर जैसे देशों ने इसे एक आधिकारिक या सह आधिकारिक भाषा के रूप में अपना लिया। ये एक औपनिवेशिक विरासत थी जिसे मजबूरी में गले लगा लिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी अब सिर्फ इंग्लैंड या अमेरिका की भाषा नहीं रही, ये दुनिया भर में फैलकर बदल गई। उसने स्थानीय रंग अपना लिए। सही कहा। और यहीं से वर्ल्ड इंग्लिशेस का कॉन्सेप्ट आता है। वर्ल्ड इंग्लिशेस? हाँ, वर्ल्ड इंग्लिशेस। जैसे जैसे अंग्रेजी फैली, यह स्थानीय संस्कृतियों, उच्चारणों और व्याकरण के साथ घुल मिल गई। आज इंडियन इंग्लिश या सिंगापुर की सिंग्लिश या नाइजीरियन इंग्लिश ये अपने आप में पूर्ण भाषाएं हैं। मतलब ये गलत अंग्रेजी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये अंग्रेजी के स्थानीय और वैध मतलब वैलिड संस्करण है। इस पूरी संरचना को समझने के लिए भाषाविद ब्रज काचरू का 3 सर्कल मॉडल बहुत मददगार है। अच्छा, ये क्या मॉडल है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। काचरू ने दुनिया में अंग्रेजी के फैलाव को 3 गोलों या सर्कल्स में बांटा। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पत्थर को तालाब में फेंका हो। ठीक है। जहां पत्थर गिरा वो है इनर सर्कल, अंग्रेजी का मूल। इसमें वो देश हैं जहां अंग्रेजी पहली भाषा है, मतलब मातृभाषा, जैसे यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये तो आसान है। अब जो पहले और सबसे मजबूत लहरें उठी वो है आउटर सर्कल। ये वो देश हैं जो ब्रिटिश उपनिवेश थे, जहां अंग्रेजी एक दूसरी भाषा के रूप में संस्थागत हो चुकी हैं। जैसे भारत? बिल्कुल। भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, सिंगापुर, यहाँ अंग्रेजी का इस्तेमाल शिक्षा, सरकार और मीडिया में होता है। यहाँ अंग्रेजी को अपना लिया गया है। और तीसरा सर्कल? जो हल्की लहरें एकदम किनारे तक पहुंची वो है एक्सपैंडिंग सर्कल। इसमें बाकी की दुनिया आती है, जहां अंग्रेजी को एक विदेशी भाषा के रूप में सीखा जाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए? हाँ, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संचार, व्यापार और पॉप कल्चर के लिए। चीन, जापान, रूस, जर्मनी जैसे देश इस सर्कल का हिस्सा हैं। यहाँ अंग्रेजी एक जरूरत है, पहचान का हिस्सा नहीं। ये मॉडल तो चीजों को बहुत साफ कर देता है, लेकिन एक सवाल है, क्या ये मॉडल आज इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन के दौर में थोड़ा पुराना नहीं हो गया? क्या इन सर्कल्स के बीच की जो रेखाएं हैं वो अब धुंधली नहीं हो रही है? जैसे एक्सपैंडिंग सर्कल का कोई नौजवान जो नेटफ्लिक्स देखता है और ऑनलाइन गेम खेलता है, वो तो शायद आउटर सर्कल के किसी व्यक्ति से ज्यादा अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहा होगा। ये एक बेहतरीन सवाल है और इस पर आज बहुत बहस होती है। हाँ, ये रेखाएं निश्चित रूप से धुंधली हो रही हैं। इंटरनेट ने अंग्रेजी को हर किसी के फोन तक पहुंचा दिया। सही बात है। भूमिका और भी जटिल है। ये उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली संपर्क भाषा है, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की भाषा है और सामाजिक गतिशीलता का सबसे बड़ा जरिया भी है। और इंग्लिश का क्या, जो हम और आप भी शायद अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहाँ फिट होती है? इंग्लिश इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आउटर सर्कल ने भाषा को सिर्फ अपनाया नहीं है, उसे बदलकर अपना बना लिया है। हाँ। जैसे टाइम क्या हुआ है, या थोड़ा एडजस्ट कर लो, जैसे वाक्य दिखाते हैं कि भाषा को लोकलाइज किया गया है। ये जो कोड मिक्सिंग है, मतलब बात करते करते भाषाओं को मिलाना, ये अब शहरों में एक स्टैंडर्ड बन चुका है। ये तो है। ये दिखाता है कि भाषा जीवित है और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल रही है। तो हम वापस अपने उसी बड़े सवाल पर आते हैं। अंग्रेजी का ये वैश्विक प्रभुत्व, क्या ये अच्छा है या बुरा है? एक तरफ तो ये दुनिया को जोड़ता है, अवसर देता है, लेकिन दूसरी तरफ जब एक भाषा इतनी ताकतवर हो जाती है तो क्या ये दूसरी भाषाओं को खत्म नहीं कर देती? ये बहस तो होती होगी। हाँ, और ये एक बहुत ही गंभीर और भावनात्मक बहस है। जो स्रोत हैं वो इस मुद्दे के दोनों पक्षों को सामने रखते हैं। तो पहला पक्ष क्या है? एक तरफ दलील दी जाती है कि अंग्रेजी एक एम्पावरमेंट का टूल है। ये लोगों को ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने, बेहतर नौकरियां पाने और दुनिया भर का ज्ञान हासिल करने का मौका देती है। एक ग्लोबल भाषा के तौर पर? हाँ, जो लोगों को एकजुट करती है। और सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ज्यादा चिंताजनक है। आलोचक इसे भाषाई साम्राज्यवाद
या लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म कहते हैं। भाषाई साम्राज्यवाद। हाँ, उनका तर्क है कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि अपने साथ एक पूरी संस्कृति, एक वर्ल्ड व्यू लेकर आती है जो स्थानीय संस्कृतियों पर हावी हो जाती है। जब शिक्षा और रोजगार की भाषा अंग्रेजी बन जाती है तो लोग अपनी मातृभाषाओं को कम आंकने लगते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। यूनेस्को के अनुसार हर 2 हफ्ते में दुनिया की एक भाषा मर जाती है और इसमें अंग्रेजी के प्रभुत्व का एक बड़ा हाथ माना जाता है। और ये समाज में असमानता भी तो पैदा करती होगी। मतलब जिन्हें अंग्रेजी आती है और जिन्हें नहीं आती, उनके बीच एक खाई। बिल्कुल, ये समाज में एक नई तरह की खाई पैदा करती है। द हैव्स एंड द हैव नॉट्स की जगह द नोज एंड द नो नॉट्स ऑफ इंग्लिश। जिन्हें अंग्रेजी आती है उन्हें बेहतरीन अवसर मिलते हैं और जिन्हें नहीं आती वे पीछे रह जाते हैं, भले ही वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हों। तो एक तरफ अवसर हैं और दूसरी तरफ सांस्कृतिक शरण और सामाजिक असमानता। कोई आसान जवाब नहीं है इसका। बिल्कुल नहीं। ये तो हुई आज की बात, जो काफी उलझी हुई है। लेकिन अगर हम भविष्य की तरफ देखें, खासकर जब AI रियल टाइम में किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर पाएगा, तब अंग्रेजी की इस बादशाहत का क्या होगा? क्या ये हमेशा दुनिया की नंबर 1 भाषा बनी रहेगी? भविष्यवाणियां बहुत दिलचस्प हैं। ज्यादातर विशेषज्ञ ये मानते हैं कि निकट भविष्य में विज्ञान, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंग्रेजी का दबदबा तो बना रहेगा। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। लेकिन जिस चीज में बड़ा बदलाव आएगा वो है मानक अंग्रेजी का विचार। मानक अंग्रेजी मतलब अब सिर्फ ब्रिटिश या अमेरिकन लहजे और व्याकरण को ही सही अंग्रेजी नहीं माना जाएगा। तो क्या इंग्लिश और सिंग्लिश जैसी भाषाओं को और ज्यादा स्वीकृति मिलेगी? निश्चित रूप से। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां अंग्रेजी का कोई एक केंद्र नहीं होगा। ये एक बहुकेंद्रित या प्लूरल मॉडल होगा। भविष्य इंग्लिश का नहीं बल्कि इंग्लिशेज का है। इंग्लिशेज। हाँ, इंग्लिशेज। इंग्लिश जैसी हाइब्रिड किस्में और सामान्य होंगी और उन्हें वैश्विक मंच पर ज्यादा स्वीकृति मिलेगी। इंटरनेट और सोशल मीडिया इस बदलाव को और तेज कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग चीन और भारत में हों और वे अपनी शर्तों पर अंग्रेजी बोलेंगे। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि अंग्रेजी की कहानी सिर्फ एक भाषा के फैलने की कहानी नहीं है। ये शक्ति की, उपनिवेशवाद की, प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण की एक बहुत ही जटिल कहानी है। हाँ। यह एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये अवसर के नए दरवाजे खोलती है, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक प्रभुत्व और असमानता पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने देखा, इसका भविष्य किसी एक मानक रूप में नहीं बल्कि दुनिया भर में इसके कई स्थानीय और जीवंत रूपों में बसता है, जो लगातार बदल रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। ये बातचीत एक बहुत ही एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म होती है। जैसे जैसे अंग्रेजी के ये विविध रूप, ये वर्ल्ड इंग्लिशेस बढ़ते और विकसित होते जाएंगे, क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां ये भाषाएं एक दूसरे से इतनी अलग हो जाएंगी कि उन्हें बोलने वालों के लिए आपस में संवाद करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर वे सब मिलकर एक नई, ज्यादा लचीली और समावेशी वैश्विक अंग्रेजी को जन्म देंगी, जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की होगी?